हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स और 3D के रोड मैप के बारे में। यानी कि अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं चाहे 12 बोर्ड्स के लिए या फिर जेईई के लिए, तो आपका क्या रास्ता होना चाहिए, कहां से आप इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे और किस पाथ के थ्रू आप इस पे आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले क्या क्या आना चाहिए, ताकि जब इनमें उन टॉपिक्स का रेफरेंस आए तो आपको दिक्कत ना आए। राइट, तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आलोक और आप लोग देख रहे हैं रोड मैप टू वेक्टर्स एंड 3D। राइट, तो अगर मैं शुरुआत करूं बिल्कुल बेसिक से कि वेक्टर्स और 3D में एडवांस लेवल पे क्या आने वाला है, तो सबसे पहली चीज आपको जो रिकॉल करनी है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 9th। कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी से रिकॉल कर लें, इस पर ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम 12th कहाँ, तो जेई पढ़ने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो 9th से शुरू करो। बिल्कुल बच्चों, रोड मैप है तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको आता भी है तो भी आपको मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास से रिवाइज करने में, क्योंकि 2 घंटे में तो मैं पूरा चैप्टर ही करा देता हूँ। राइट, वो भी उन बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं। और लीनियर इक्वेशंस को रिकॉल करने में हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा विद क्वेश्चंस। तो अगर आप इसको रिकॉल कर लोगे एनसीईआरटी से भी, तो आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा जो आपका यूज होने वाला है। इसके बाद अगला स्टेप है किन चैप्टर्स को रिकॉल करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री को फ्रॉम क्लास 10th। ट्रिगो का बहुत ज्यादा यूज आएगा, बहुत एक्सटेंसिव यूज आने वाला है वेक्टर्स और 3D दोनों के ही अंदर, चाहे आपको कंपोनेंट्स में हो, चाहे आपको प्रोजेक्शन वेक्टर में हो, या फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, या फिर लाइन है ना प्लेन के अंदर हो। बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 10th की मैथ्स में से एनसीईआरटी में से आपको रिकॉल करने हैं। कोशिश करें फिर आर डी शर्मा या कोई और रेफरेंस बुक उठा के इनके क्वेश्चंस लगाने की, उसकी जरूरत भी आपको पड़ेगी। राइट, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका 9-10 खत्म था लेकिन अपने को टारगेट जेई को करना है, तो बच्चों पीछे से ही शुरू करना पड़ेगा। पीछे का टॉपिक खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यू विल नीड देम, और आपको जब छोटी छोटी जगहों पर दिक्कतें आएंगी तो कोई भी सीनियर फैकल्टी या सीनियर टीचर आपको वो बातें नहीं बताने बैठेगा, और पूछोगे तो वो इरिटेट और हो जाएंगे। ये होता है, ठीक है, बहुत सारे टीचर थे जो शायद आपको बता दें, पर 9-10 की आइडेंटिटीज कोई भी रिकॉल नहीं करवाने बैठेगा। जब ये हो जाए उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स की। इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, एंगल्स इन वन शॉट। 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है, जाके देख लो, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे मेरे चैनल पे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। उसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। बेसिक नॉलेज में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहले आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट एंगल्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता किनको कॉरेस्पॉन्डिंग, किसको अल्टरनेट कहते हैं, एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है। तो मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स में सब कुछ कवर किया है। जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कितने पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तब जाके उन पेयर ऑफ एंगल्स में रिलेशन आता है, वरना वो पेयर ऑफ एंगल सिर्फ नाम के रह जाते हैं। राइट, तो आपको इस सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। एंगल से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो याद होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़िएगा। तो क्या ये तीनों बातें समझ में आई? अगर ये आ गई तो फिर अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है, सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस कहां से उठाओगे? कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी से। इसके अलावा कोई बेसिक मैथ्स की अगर बुक मिल जाती है तो वहां से पहले एंगल्स और सिस्टम ऑफ एंगल्स की बात समझ लेंगे कि रेडियंस में क्या होता है, डिग्री में क्या होता है। इसके अलावा ग्रेड भी एक सिस्टम है बट वो यूज नहीं होता, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैट्रिक सिस्टम होता है एंगल्स का, ग्रेड, ठीक है, तो डिग्री, रेडियन और ग्रेड, आपको तीनों में एंगल्स आने चाहिए, तीनों के कन्वर्जन आने चाहिए। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप उठाएंगे, ये उसी का एक्सटेंशन है। जो रेशियोज आपने 90 डिग्री तक के लिए पढ़े थे 10th में, उनको अब आगे एक्सटेंड करके पूरे रियल नंबर्स के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ोगे, बहुत सारी हैं। यहाँ तो आपने गिनती की 3 पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली, यहाँ बहुत सारी है। साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, tan 3 थीटा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो बहुत सारी आइडेंटिटीज आएंगी, आपको याद होनी चाहिए सारी आइडेंटिटीज। फिर आएगी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होगा कि अगर दो आपके रेशियोज इक्वल है तो क्या एंगल्स डायरेक्टली इक्वल होते हैं या एंगल एक दूसरे के मल्टीपल्स में इक्वल होते हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मेन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, वो है स्ट्रेट लाइंस। ये 2D का स्ट्रेट लाइंस है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ आपको पहली बार समझ में आएगा कि एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशंस को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी बात, आपको ये समझने को मिलेगा कि एक लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, उसका डायरेक्शन और उसके ऊपर एक पासिंग पॉइंट। अगर आपको 2 पासिंग पॉइंट मिलते हैं तो फिर वो दोनों भी डायरेक्शन देंगे, जैसे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2
पासिंग पॉइंट है लाइन के। आप गौर से देखोगे इसको y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स वन से कंपेयर करो तो स्लोप के नाम पे तो लिखा हुआ है मैंने 2 पॉइंट फॉर्म को, समझ रहे हो। तो आपको बच्चों दो ही चीजें होती है, या तो स्लोप और एक पासिंग पॉइंट, उसी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। फिर आपको नॉर्मल फॉर्म देखने को मिलेगी, यही चीजें 3D में भी काम आएगी। इसीलिए कह रहा हूँ इस चैप्टर को बिल्कुल घोट लेना, एनसीईआरटी से, आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल जो भी फॉलो करते हो, इस पे पहले जेई लेवल के क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। फिर तुम्हें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, जो कि ऑब्वियसली बेसिक है। 3D पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था 2D वाला 9th क्लास में, उसी तरीके से 11th में आपको 3D से रूबरू कराया जाएगा। वही डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा है उसको 3D में लगाया जाएगा, वही सेक्शन फॉर्मूला 3D में बताया जाएगा। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। जैसे क्वाड्रेंट सिखाए गए थे 1 2 3 4, वैसे ऑक्टेंट सिखाए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कमरे आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। समझ में आया? आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा ऑक्टेंट क्या है, और यहाँ पर आपकी सोच बदलेगी। इसको एक्स और वाई एक्सिस बोलते थे, आपको पता पड़ेगा ये एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस, ये होगी जी एक्सिस, और एक्स एक्सिस बाहर आ रही होगी एक्चुअल में। ये आपको यहाँ सीखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू 3D में। जब ये हो जाए उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जेई लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे। कोनिक सेक्शंस कोई नीड नहीं है लगाने की, वैसे तो वेक्टर 3D के लिए तो नीड नहीं है, पर अगर आप एज अ होल कोऑर्डिनेट को टारगेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। बट मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हुआ है वीडियो के टाइटल में, मैंने सिर्फ वेक्टर्स एंड 3D मेंशन किया है, तो उसके लिए कोनिक सेक्शंस रिकॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, जरूरत भी नहीं पड़ती है वहां पर, ठीक है। इतना आना चाहिए, ये कंप्लीट होगा, ये चारों चीजें, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं 3D और प्लेन उठा सकता हूँ, क्योंकि वहां पर जब चीजें आएंगी ना इक्वेशंस में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना होता है। फिर होगा वेक्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12, देन 3D फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12। सर वेक्टर्स आपको पहली बात, अगर आपने साइंस क्लास ली है तो 11वीं कक्षा में बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में आपको वेक्टर्स पढ़ा दिए जाएंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज पहले से होगी भी सर ही। फिर आप एनसीईआरटी उठाओगे क्लास 12 की। मैं अभी भी कहता हूँ फिजिक्स में वेक्टर जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं मैथ्स के मुकाबले। मैथ्स की एनसीईआरटी मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लगी वेक्टर्स को लेकर जितनी फिजिक्स की है, तो क्योंकि आपको फिजिक्स पहले पढ़ा दिया जाएगा तो वेक्टर्स वाला टॉपिक जनरली स्ट्रांग होता है सबका। तो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी उठाइए, बहुत बेसिक एनसीईआरटी है, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं सबको उठाओ। उसके बाद सीधा आर.डी. शर्मा पे जंप कर जाओ। आर.डी. शर्मा से जंप करने के बाद वहाँ से वेक्टर कवर अप करो। उसके अलावा आर.एस. अग्रवाल अगर आप उठाना चाहते हो तो उठा लो, सिमिलर से क्वेश्चंस होते हैं। जब इतना हो जाए तो जेई पे जंप मत करना, उसके बाद सीधा एनसीईआरटी से 3D को कवर करने की कोशिश करनी है। आपको पहली जो एक्सरसाइज है शायद डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर है, दूसरी एक्सरसाइज लाइन के ऊपर है, और तीसरी एक्सरसाइज प्लेन के ऊपर है। जब तीनों हो जाए तो मिसलेनियस वगैरह कवर करो, फिर इसकी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करोगे। अब तुम्हें बेसिक लेवल पे पता है। फिर उसी आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल के पीछे हर चैप्टर में एमसीक्यूज होते हैं, वो तुम्हें इन दोनों के लगाने। देन जब इतना हो जाए उसके बाद आप उठाओगे वेक्टर्स इन 3D फॉर जेई, ये बोर्ड के लिए इनफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम्पलर उठाते हो तो मैं उससे पहले फिर बोलूंगा, पहले आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल पूरी सॉल्व करना है, तभी एग्जाम्पलर को उठाना, वरना नहीं हिलेगी वो, साफ बात है। फिर वेक्टर्स इन 3D फॉर जेई पढ़ना है। तो इसके लिए अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आती है, अगर आप किसी अच्छी कोचिंग पे जाते हो वहाँ की आप शीट सॉल्व करेंगे, वो बहुत बढ़िया होती है। PYQs लगाएंगे। पर अगर थ्योरी के लिए किताब चाहिए तो मैंने तो मार्केट में फिर एक ही किताब देखी है, सिंगेज की आती है पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, उसके अंदर वेक्टर 3D की थ्योरी अच्छे से गिवन है। देखो जेई के लिए थ्योरी की ज्यादा किताबें अवेलेबल है नहीं मार्केट में, और जो है वो बहुत ज्यादा ही एक्सटेंसिव है। तो सिंगेज की मुझे सही लगती है, टू द पॉइंट है, कुछ चीजें उसमें भी बहुत ज्यादा दे रखी हैं, बट आप उनको पढ़ लोगे क्योंकि इतना करने के बाद आपको पता है कि यार ये चीज आती है, इसको स्किप करो, ठीक है, वो उठा सकते हो। सिंगेज को आप क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हो। यही पूरा तरीका रहेगा वेक्टर्स इन 3D फॉर जेईई के लिए। बोर्ड्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, या अगर आप चाहो तो अरियंत की भी आती है, और एक केसी सिन्हा अच्छी किताब है, यूपी वाले काफी ज्यादा फॉलो करते हैं उसको, केसी सिन्हा उठा सकते हो। और आपका तीसरा स्टेप रहेगा क्या, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और कुछ करने की नीड नहीं है बोर्ड्स के लिए। जेई के लिए आपको एक्स्ट्रा थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी में बहुत से टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं। कोनिक सेक्शन की एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी है और किसी ने गलती से जेई का मॉड्यूल देख लिया है तो समझ जाओगे एनसीईआरटी ने 10% भी नहीं पढ़ा रखा तुम्हें। बेसिक बेसिक बता रखा है कि भैया हाँ पैराबोला की ये क्वेश्चन, हाइपरबोला की ये है। तो उस चीज से बचने के लिए मैं जरूर कहूंगा ये पढ़ने के बाद एक बार थ्योरी का रेफरेंस आप किसी कोचिंग के मॉड्यूल से ले लो, या फिर आप सिंगेज की बुक उठा लो, या कोई भी और मार्केट में जो आपको बुक अच्छी लगती है जिसमें थ्योरी है। जैसे बिट सेट की भी बुक आती है पूरी की पूरी, उसमें भी बहुत हद तक थ्योरी होती है, बट वो बहुत ज्यादा ही दे रखा है और बहुत प्रिसाइज वे में दे रखा है, कंसाइज वे में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है चीजों का, कंसेप्ट है तो है, रट लो, साफ बात है। तो वो शॉर्ट रिवीजन के लिए है, बट बिट सेट की बुक को आप क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो। बिट सेट का लेवल मेंस के ऊपर ही मानता हूँ भाई मैं।
मैं ये नहीं कहता कि एडवांस लेवल का है, बट मेंस के तो ऊपर ही आता है, तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। यही पूरा रोड मैप है वेक्टर्स और 3D के लिए। मैंने कोऑर्डिनेट की बात नहीं करी है इन जनरल, मैं सिर्फ वेक्टर और 3D को टारगेट कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 9-10 खत्म था कोविड की वजह से, या फिर आपने खुद ने नहीं पढ़ा या कोई भी दिक्कत रह गई, आप 11th में आ गए हो और आपको वेक्टर 3D टारगेट करना है 12th के लिए, क्योंकि आपकी 11th खत्म होने वाली है अभी कुछ ही समय के अंदर, 1-2 महीनों में। तो बच्चों आप यहाँ से उठाओ, कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा लेक्चर है एंगल्स के ऊपर, हाँ सिस्टम ऑफ एंगल्स की भी आपको नीड पड़ेगी, वो इसमें आ जाता है टाइप ऑफ एंगल्स के अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा आपको समझ में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में भी वो बातें, पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है 3.1 है ना, चैप्टर 3 है 11वीं की एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उसमें आपको पहली एक्सरसाइज में ही एंगल में डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन तो सिखाया गया है, राइट। उसके अलावा आपको ग्रेड अगर देखना, उसको एग्जाम में आता नहीं है, पर देखना चाहो तो आपको फिजिक्स की प्रदीप आती है एक, है ना, मैं प्रदीप फॉलो करता था फिजिक्स में 11th-12th में। तो प्रदीप अगर आप लेके आओगे तो उसमें 11th के वॉल्यूम 1 के अंदर ही बेसिक मैथ्स दे रखी है, वहाँ पर बहुत अच्छा समझाया हुआ है सिस्टम ऑफ एंगल्स को, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से उठा सकते हैं। बुक्स में ज़्यादा मत उलझना, जो मैं बता रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी लगाओ। आर डी शर्मा आपके पास होनी चाहिए, बोर्ड वाली जो बच्चे फॉलो करते हैं वो। RS अग्रवाल मत खरीदो, RD खरीद रहे हो तो वो जब पूरी सॉल्व हो जाएगी तब एग्जाम्पलर उठाना, उसके बाद फिर आप कहीं से भी थ्योरी पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हो। यही पूरा रोड मैप है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर समझ में आया और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, या फिर एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी लिख सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है आपको तो मैं इस पर पूरा वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन का यूज भी कर सकते हैं नीचे दिए गए। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के और रोड मैप्स आते रहेंगे। मैंने प्रोबेबिलिटी का रोड मैप भी बनाया है जो कि ऑब्वियसली आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला है। तो बच्चों मिलते हैं अपन अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।